एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी हेमलता और छोटे बेटे राजू के साथ रहता था। वो रोज मेहनत करता, थोड़ा बहुत कमाता और उसी में उनका गुजारा चलता। हेमलता, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियां काटने। लेकिन देखना, राजू को स्कूल छोड़ देना, समय पर चली जाना। मुझे तो खाना बनाने में समय लग जाएगा, आप ही छोड़ दीजिए ना, और मैं दोपहर के टाइम उसे स्कूल से ले आऊंगी। अरे मैं छोड़ आता, पर मुझे लेट हो रहा है। खाना रहने दो, पहले स्कूल छोड़ दो राजू को। पढ़ाई जरूरी है। और आज कुछ एक्स्ट्रा लकड़ियां भी काटूंगा ताकि घर अच्छे से चल सके। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, जाइए और ध्यान रखिएगा। ठीक है, तुम राजू को भेज देना, मैं चलता हूँ। आज कुछ भी हो जाए, बहुत सारी लकड़ियां काटूंगा। रोज की थोड़ी लकड़ियों से ठीक से घर नहीं चल पाता। रमेश कुल्हाड़ी उठाता है और निकल पड़ता है। वो घने जंगल में पहुंचता है और पेड़ से लकड़ियां काटने लगता है। वो दिन भर मेहनत करता है, बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करता है, फिर बाजार ले जाता है। सस्ती और सूखी लकड़ियां हैं, एक बार जलाओ तो देर तक जलती है। अरे रमेश, कैसे दे रहे हो? मुझे भी दे दो। वैसे दिखने में तो अच्छी लग रही हैं। बस 10 रुपए की गड्डी है, जितनी चाहिए ले लो। थोड़ा ज्यादा मेहनत किया तो लकड़ियां भी ज्यादा हो गई। हर बार मेरी पत्नी कहती है मैं अच्छी लकड़ियां नहीं लाता। आज तुम्हारी लकड़ियों से वो खुश हो जाएगी। चलो मुझे दे दो लकड़ी का एक गट्ठा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आपको देता हूँ। फिर दिन भर मेहनत करने के बाद रमेश की सारी लकड़ियां बिक जाती हैं। आज इतने पैसे मिल गए, कल और मेहनत करूंगा, घर अच्छे से चलेगा। रमेश घर आता है, हाथ में एक साड़ी और खिलौना लिए। हेमलता, आज तुम्हारे लिए साड़ी ली है और राजू के लिए खिलौना। सोचा तुम भी आज कुछ अच्छा पहन लो। कितने दिनों से तुम्हारी साड़ी फटी हुई है और तुम भी यही पहने जा रही हो। पिताजी पिताजी, आपने मेरे लिए खिलौना लाया है। मैं बहुत खुश हो गया हूँ। आपको इतना सोचने की क्या जरूरत थी? अब थोड़ा आराम से जीना है, मेहनत कर रहा हूं ना। सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। 6 महीने हो गए रमेश, अब तो मेरा पैसा वापस कर दो। बस कुछ दिन और दे दीजिए। अब मेरी लकड़ियां अच्छे दामों में बिक रही हैं और मैं मेहनत कर रहा हूं। सब चुका दूंगा। ये लगातार 2 बार आया हूं रमेश, लेकिन तुम्हारे घर पर यह नौटंकी हमेशा रहती है। देख लो, मैं ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जानता हूं सेठ जी, पर इस बार आखिरी मोहलत है। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। बस कुछ दिन का और मोहलत दे दीजिए। इस बार मैं पक्का और दिन आगे नहीं करूंगा। ठीक है, इस बार आखिरी मोहलत है। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। आप चिंता मत कीजिए, हम मेहनत से सब चुका देंगे। हाँ, मैं भी तो वही कोशिश करूंगा, लेकिन ये जमींदार थोड़ा और समय दे देता तो मैं जल्दी पैसे चुका देता। पर तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। बहुत जल्द अपना सारा कर्जा तोड़ लेंगे। अगले दिन रमेश फिर जंगल जाता है। आज और ज्यादा लकड़ी काटूंगा, जल्दी पैसे चुकाने हैं। नहीं तो हम अपने बेटे का भविष्य कैसे बनाएंगे। फिर अगले दिन रमेश कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है और एक बड़ा सा पेड़ काटने लगता है। तभी संतुलन बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। वहां से जमींदार गुजर रहा था, वो रमेश को देखता है। अरे रमेश, क्या हुआ? उठो, सुन रहे हो? लगता है ये बेहोश हो गया है। अब मैं क्या करूं? इसे किसी तरह पकड़ के इसके घर तक छोड़ देता हूं, नहीं तो ये मर ही जाएगा। फिर जमींदार रमेश को किसी तरह पकड़ के पास उसके घर तक ले जाता है। अरे ओ राजू, घर में क्या कर रहा है? बाहर आकर देख, तेरे पिता का क्या हाल है। अभी आ रही हूँ, वो घर पर अभी नहीं है, जंगल गए हैं लकड़ियां काटने। हेमलता जैसे ही बाहर आती है। अरे ओ हेमलता, जब मैं जंगल से लौट रहा था तो इस रास्ते में तुम्हारे पति को बेहोश देखा। लगता है पेड़ से गिर गया है। उसे काफी चोटें आई है।
हे भगवान, क्या हुआ जी? आप ठीक तो है ना? पापा पापा, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे पापा को माँ? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाकर बैठो। मुझे तो लगता है इसका एक पैर टूट गया है और ये कभी अब लकड़ियों को नहीं काट सकता। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। हे भगवान, क्या हुआ जी? उठिए ना। हेमलता, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। क्या हो गया रमेश? आखिर कैसे गिर गए? तुम्हें तो पता है ना, मैं आज लकड़ी काटने गया था। सोचा कि जरा ज्यादा काट लूं, तो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर पड़ा। शायद पैर टूट गया है। अब तो उठ भी नहीं पा रहा। तुम आराम करो, मैं वैद्य जी को लेकर आती हूँ। इतना कहकर हेमलता वैद्य के पास जाती है। वैद्य जी, जल्दी चलिए, मेरे पति पेड़ से गिर गए हैं। हालत बहुत खराब है, वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? वो लकड़ी काटने गए थे, थोड़ा सहारा लेकर चल रहे थे, लेकिन अचानक पैर लड़खड़ा गया और धड़ाम से नीचे गिर पड़े। अब तो उठने की ताकत भी नहीं रही उनके अंदर। ठीक है, ठीक है। मुझे जल्दी उनके पास ले चलो। मैं देखता हूँ क्या हुआ है। कुछ देर बाद वैद्य रमेश के पास पहुंचते हैं और जांच करते हैं। हेमलता, सुनो ध्यान से। इसके दाहिने पैर की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी है और मुझे कहना पड़ेगा कि अब ये शायद कभी ठीक से नहीं चल पाएगा। नहीं वैद्य जी, ऐसा मत कहिए। आप कुछ तो कर सकते हैं ना। मैं जानती हूँ आप चमत्कार कर सकते हैं। बेटा, ये चमत्कार की बात नहीं है। सच यही है कि अब इसे पूरी तरह बेड रेस्ट की जरूरत है। 1 इंच भी अगर हिला तो इसका बाकी पैर भी जवाब दे देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी, उनकी सेवा करूंगी। उनकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। अगर तुम सच में ऐसा करोगी तो उम्मीद की एक हल्की सी किरण अब भी बाकी है। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा सा भी वजन उठाया तो फिर इसके दोनों पैरों से हाथ धोने की नौबत आ सकती है। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, लेकिन रमेश को अब किसी भी तकलीफ से नहीं गुजरने दूंगी। फिर वैद्य वहां से चला जाता है। सुनिए जी, अब आप सिर्फ आराम करेंगे, बाकी सब मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। आप मेरे जीवन का सहारा है। अगर आप टूटे तो मैं भी बिखर जाऊंगी। हिमलता, तुम हो ना, तभी तो मैं दर्द में भी मुस्कुरा सकता हूँ। तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूँ। अब क्या करें? घर कैसे चलेगा और जमींदार के पैसे कैसे चुकाएंगे? हेमलता, अब तो मैं कोई काम धंधा करने के लायक नहीं रहा। घर कैसे चलेगा? ये चिंता तो मुझे सताए जा रही है। पर क्या करें? ये तो अपने हाथ में नहीं ना। ऊपर वाले की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बात मत कहो जी, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। काम मांगने जाऊंगा तो कोई देगा नहीं। कोई कहेगा लंगड़ा आदमी क्या करेगा। अब सब खत्म हो गया। तुम चिंता मत करो। तुम नहीं काम कर सकते तो क्या हुआ, मैं कर सकती हूँ ना। आज के बाद घर का सारा खर्च मैं उठाऊंगी और काम करूंगी। इतना कहकर हेमलता काम की तलाश में निकल पड़ती है। कई जगह काम ढूंढती है, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। तभी हेमलता का ध्यान रास्ते की तरफ जाता है। अरे ये क्या है? यहाँ तो एक बिरयानी वाला ढाबा है और देखो तो कितने सारे ग्राहक लगे हुए हैं। वो कुछ दूर खड़ी होकर सोचती है, फिर उसके चेहरे पर उम्मीद की हल्की रोशनी उभरती है और वो घर आ जाती है। रमेश जी, मुझे एक आइडिया आया है। क्या आइडिया? देखो ना, रास्ते में एक बिरयानी का ढाबा देखा। लोगों की भीड़ लगी थी, सब खुश होकर खा रहे थे। तो मैंने सोचा हम क्यों ना एक ढाबा खोल लें। ढाबा? लेकिन हम चलाएंगे कैसे? आप बैठे बैठे ग्राहकों से बात करिए, ऑर्डर लीजिए, मैं खाना बनाऊंगी और फिर धीरे धीरे काम चल निकलेगा। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, पर इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? आप चिंता मत करो जी, मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे थे। सोचा था मुश्किल वक्त में काम आएंगे, वही पैसे अब काम आएंगे। छोटा सा ढाबा खोलेंगे। हिमलता, तुम सच में बहुत समझदार हो। तुम्हारे भरोसे से ही तो मैं जिंदा हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी नई जिंदगी।
फिर कुछ ही दिनों में हेमलता एक छोटा सा ढाबा खोल लेती है। सस्ता और घर जैसा स्वाद देखकर वहाँ पर लोगों की भीड़ लगने लग जाती है। भैया क्या लेंगे? दाल चावल गर्मा गर्म तैयार है, बैठ जाइए इधर। कुछ ही देर में हेमलता तरह तरह का खाना बनाकर सभी ग्राहकों के पास रख देती है और जैसे ही वो खाना खाते हैं, अरे वाह, बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। सस्ती और टेस्टी थाली। ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। बिल्कुल माँ की हाथों का स्वाद है। भैया गरम रोटी आ रही है, बस 2 मिनट। धीरे धीरे लोग आने लगते हैं। ढाबे की चर्चा आसपास के गांव में फैल जाती है। लेकिन तभी पड़ोस के होटल वाला हरीराम अपने होटल के बाहर खड़े होकर देखता है। ये औरत तो मेरे धंधे की जड़ में बैठ गई है। किसे अंदाजा था कि एक लंगड़े आदमी और उसकी बीवी का ढाबा मुझसे आगे निकल जाएगा। अब तो मेरे होटल में ग्राहक गिनती के भी नहीं आते। कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो इसकी दुकान को जड़ से हिला दे। फिर रात होते ही हरीराम चुपके से हेमलता के ढाबे में घुस जाता है और उसके सारे मसाले में केमिकल मिला देता है, जिससे कि अगले दिन खाना बनते ही भाभी, ये दाल का स्वाद कुछ अजीब सा है और, और मेरा तो पेट मरोड़ने लगा है। हेमलता बहन, आपने कुछ बदला है खाने में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जो रोज बनाती हूँ वही बनाया है आज भी। हम तो यहाँ कभी नहीं आएंगे। अब इस खाने से तो उल्टी हो जाएगी। मेरे बेटे को 10 लग गए हैं। सुबह से यही खाना खाया था उसने। भगवान, ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो हमेशा साफ सफाई रखी है। कोई क्यों करेगा ऐसा हमारे साथ? हेमलता, अब तो लोग आना बंद कर देंगे। बदनामी चारों तरफ फैल चुकी है। रमेश, मैं हार गई। सब कुछ खत्म होता दिख रहा है। हमने मेहनत से जो कुछ भी खड़ा किया था एक झटके में चला गया। पर मैं ढाबा बंद नहीं करूंगी रमेश। हम भूखे रह लेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन उसकी दुकान पर एक ग्राहक भी नहीं आता। लेकिन हेमलता हार नहीं मानती है और रोज टाइम पर जाकर ढाबा खोलती है। फिर एक रात अचानक बहुत आंधी तूफान आता है। तभी एक सेठ उसके दुकान पर आता है। बहन, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूखा हूं और रास्ता भटक गया हूं। आ जाइए बाबूजी, खाना बना हुआ है, आपको गरम करके देती हूँ। आप बैठकर हाथ धो लीजिए। कुछ ही देर में हेमलता खाने की थाली लेकर सेठ के सामने लगा देती है। बहन, इतना सच्चा स्वाद और इतनी सेवा भावना मैंने आज तक नहीं देखी। तूने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। कल मैं फिर आऊंगा। कुछ जरूरी बात करनी है। बहन, मैं पास की फैक्ट्री का मालिक हूँ। रोज 50 मजदूरों को खाना देना होता है। अब ये काम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है तुम जैसा दिल से खाना बनाओगी वैसा कोई नहीं बना सकता। बाबूजी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? क्या मैं सच में ये कर पाऊंगी? ये तो हमारे लिए वरदान से कम नहीं। वरदान तो तुम्हारे हाथ में है बहन। मैं तो बस उसका जरिया बना हूं। फिर धीरे धीरे हेमलता का ढाबा फिर से चल पड़ता है और रोज 50 आदमियों का खाना बनाकर देती है, जिस वजह से उसकी आमदनी भी अच्छी खासी हो जाती है। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। तभी जमींदार आता है। क्या हुआ रमेश? अभी भी मेरा पैसा देगा या कुछ दिन और रुक जाऊं? नहीं नहीं जमींदार जी, आपने हमारी बहुत मदद की है। आप हमारी स्थिति को समझकर हमसे पैसे मांगने नहीं आए। यही मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। हम आपका पैसा जरूर देंगे क्योंकि अब हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक है। हाँ सेठ जी, अगर आप हमें वक्त न देते तो शायद मैं आपका पैसा कभी नहीं चुका पाती। और आज देखिए, उन्हीं पैसों से मैंने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया और आज मैं अच्छे खासे पैसे कमाती हूँ। अरे हाँ रमेश, मैं भी तो इंसान हूं। अगर इंसान एक दूसरे का दर्द नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? अगर मैं उस वक्त तुमसे पैसे मांगता तो इंसानियत के नाम पर थू होता मेरे ऊपर। रमेश जमींदार को पैसे दे देता है और जमींदार पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। रमेश, देखो ना, जो टूट चुका था वो फिर से जुड़ गया। हमारा छोटा सा संसार फिर से मुस्कुरा रहा है। भगवान ने हमारी मेहनत देखी और आज हमने जो पाया है वो उसी का फल है।
तुमने जो हिम्मत नहीं छोड़ी वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। हेमलता, अगर तुम नहीं होती तो हम सब कहीं खो गए होते। पापा, अब मुझे ढेर सारे खिलौने चाहिए। हाँ, क्यों नहीं बेटा, हमने आखिर मेहनत भी इसीलिए की है ताकि हमारा बच्चा अच्छी जिंदगी जी सके।